हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आपकी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स हैं वो भी आने वाले हैं। सिविक्स सब्जेक्ट के लिए आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चंस को देखा, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे सीखा। आज हमारा 7th वाला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले जिसने भी कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आपका मिस हो गया है तो उसको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे और क्वेश्चन के कितने सवाल आपके सही होते हैं वो आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इन दोनों को आप याद से ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आपको फ्री PDF वगैरह मिल जाएगी। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है, कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। कहीं पर कोई वैकेंसीज आती है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। हम यहाँ पे फ्री में क्वेश्चन वगैरह की भी प्रैक्टिस करते हैं, पोल वगैरह भी मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो आप इसको याद से ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, क्लासेस की लिंक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लासेस की कोई भी जानकारी है, प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे क्लासेस की कोई भी जानकारी मिस ना हो, इसलिए आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना है और कॉमन टेलीग्राम चैनल जो है लर्निंग टुगेदर, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं, बाकी के मतलब हम क्लास को शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है हमसे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है। आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इलेक्शन के प्रावधान जो है वो दिए हुए हैं। आर्टिकल 320 में, 322 में, 326 में या फिर 324 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 322 जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको 322 में क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्शन के प्रोविजंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे है ना पूछे, आपसे यहाँ पे काफी सारे आजकल आर्टिकल वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस आर्टिकल में क्या बताया हुआ है या फिर ये कौन से आर्टिकल में बताया हुआ है। तो जितने, अब हम काफी सारे आर्टिकल्स हैं, सबको तो याद कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे लिस्ट वगैरह जो है वो डालती रहती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकती है, वो मैं सारी वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ फ्री के अंदर। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लिस्ट जो है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए है ना अपनी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लिस्ट को क्या होनी चाहिए या फिर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लर्न करना चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना के मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है वो किससे है, जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध जो है वो किससे है वो आपको बताना है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, सबसे पहले तो ये हमने USA से लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने USA से लिया है। जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया आपका, जुडिशियल रिव्यू हो गया आपका, PIL हो गया आपका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, जनहित याचिका हो गई। ये सब हमने कहाँ से लिया है, ये सब हमने अमेरिका से ही लिया है। और क्या हमारे संविधान के अंदर कहीं पे भी इन तीनों के बारे में बताया हुआ है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में और आपका जनहित याचिका यानी कि PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, क्या हमारे संविधान में डायरेक्टली इन तीनों के बारे में कहीं पे बताया हुआ है? तो आंसर है नो। अगर आपसे कथन पूछ ले, ऐसा पूछ सकते हैं आपको घुमाने के लिए कि क्या हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो डायरेक्टली इन तीनों की बात करता है, तो संविधान में कहीं पे भी डायरेक्टली इन तीनों की बात नहीं हुई है। हम यहाँ पे इनडायरेक्टली, आर्टिकल 13 हो गया आपका, है ना, इनडायरेक्टली इन तीनों की बातें जो है वो हम ऐसे अलग अलग 2-4 आर्टिकल के अंदर करते रहते हैं, पर डायरेक्टली कोई भी आर्टिकल जो है वो इन तीनों से संबंधित नहीं है। पर ये तीनों हमने लिए कहाँ से है, अमेरिका से लिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे यहाँ पे पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक सक्रियता जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिबद्ध न्याय है ना, न्यायपालिका से यानी कि कमिटेड जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़ा हुआ है, न्यायिक है ना पुरावलोकन से यानी कि आपका जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका न्यायिक स्वतंत्रता से यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़ा हुआ है, जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है आपका है ना जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है भाई, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पहले क्या था, तो
लोकाई, है ना, स्टैंडर्स लोकाई जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, फिर हमने उसको रिप्लेस करके PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है जनहित याचिका जो है वो हम लेके आ गए हैं। अब स्टैंडर्स लोकाई क्या था और PIL क्या था, इन दोनों में अंतर क्या था, ऐसा हमने क्यों करा, बदलाव क्यों करा। तो स्टैंडर्स लोकाई जो है वो क्या बात करता था, स्टैंडर्स लोकाई ये कहता था कि जिस इंसान के साथ में कुछ भी गलत हुआ है वो इंसान ही खुद जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखवा सकता है। पर हमने फिर ये देखा कि भाई काफ़ी सारे आपके पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब है ना ऐसे विमेंस हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे है ना पिछड़े हुए लोग हैं जो जिनके साथ में अगर कुछ भी गलत भी होता है, शोषण भी होता है उनका, तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जिस चक्कर में क्या होता है, जो गलत काम करने वाला है उसके कभी मतलब पता ही नहीं चलता है, वो कभी बाहर ही नहीं आता है। तो फिर हम लेकर आए एक नया कॉन्सेप्ट जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ये जो क्लॉज है कि भाई जिसके साथ में गलत हुआ है वो खुद ही जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाएगा, इसको हमने बदल दिया। और हमने क्या कहा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने ये कहा कि जिस भी इंसान के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी भी जाके रिपोर्ट जो है वो लिखवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इंसान के साथ में कुछ भी गलत हुआ है पर ए इंसान अपना मुंह नहीं खोल रहा है और बी को पता है कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है, तो इस ए के बिहाफ पे बी इंसान जो है वो भी जाके जो अपना FIR जो है वो लिखवा सकता है कि इसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, ये होता है आपका PIL के अंदर। पर स्टैंडर्स लोकाई जो हमारा पहले सिस्टम था उसमें क्या था, ए के साथ में गलत हुआ है तो ए ही जाके कुछ बोलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्स लोकाई के सिस्टम को हटाया था, पब्लिक इंटरेस्ट सिस्टम को हम लेकर आए हैं। और यही पूछा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म किससे जुड़ा हुआ है, ये आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़ा हुआ है, जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? आपके है ना किसके है ना, ग्रैनविल ऑस्टिन के रूप में, मॉरिस जॉनिस या फिर PP मैनन या फिर आपका रिचार्ड सिसोन। क्या बोला है, किसके डिस्क्रिप्शन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद जो है सीन एज एन ओलिगार्की इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका ऑस्टिन जो है, ग्रैनविल ऑस्टिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन? केंद्र राज्य के जो संबंध है उनसे जुड़ी हुई कौन सी समिति या फिर रिपोर्ट है? राजमन्नर समिति, ऐसे काफ़ी सारी रिपोर्ट जो है वो आपसे एग्जाम में आती है, तो आपको इन सारी रिपोर्ट्स को भी पढ़ना है। राजमन्नर कमेटी या फिर आपका कराधान प्रणाली जांच रिपोर्ट आयोग यानी कि टैक्सेशन सिस्टम इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, पॉल एप्लीबे की रिपोर्ट है ना, पॉल एप्लीबे की रिपोर्ट, या फिर सरकारिया आयोग यानी कि सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन जो है वो आपकी सेंटर स्टेट से जुड़ी हुई है। सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप जो है वो आपका है ना किससे जुड़ा हुआ है, वो आपकी सरकारिया कमीशन से जुड़ी हुई है। सरकारिया कमीशन आई थी, अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट करके बताना कौन से साल में सरकारिया कमीशन आई थी। ठीक है, अब सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है इसने कहा था कि हमको सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको सुधारना होगा, और उसको सुधारने के लिए हमको एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करनी होगी, जो कि हमारे आर्टिकल 263 के अंदर दे रखी है। ठीक है, आर्टिकल 263 के अंदर बताई हुई है इंटर स्टेट काउंसिल, जिसकी सिफारिश किसने करी थी, है ना, सरकारिया कमीशन ने करी थी। किसके लिए करी थी? केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए। फिर आपकी आए थे कौन, 1950 के अंदर किसकी सरकार थी आपकी? 1950 के अंदर आपकी जनता दल की सरकार थी। ठीक है, जनता दल की सरकार में आपके जो VP सिंह है, इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे इस सरकारिया है ना जो आपकी इंटर स्टेट काउंसिल है इसकी स्थापना करी थी 1950 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई है ना सेंटर स्टेट रिलेशन से आपकी सरकारिया कमीशन जुड़ी हुई है, ये कौन से साल में आई थी वो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसने कहा था कि इंटर स्टेट के जो रिलेशनशिप जो है आपके सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है, केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो हमको सही करने हैं। सही करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में आपकी दे रखी है। 1950 में उस इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जो है वो आपकी केंद्र और राज्य के संबंधों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके भाग है ना जो आपके 4th ए है, 6th नहीं है, भाग 4th ए जो आपका है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज बताई हुई है। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई हुई है? 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं? तो सबसे पहले तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे पार्ट 4th ए में दिया हुआ है। ठीक है,
पार्ट 4 ए में हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 3 में आपका है ना मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिया हुआ है मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर। भाग 4 में क्या दिया हुआ है, भाग 4 में आपके जो नीति निर्देशक तत्व है, जो DPSPs जो हैं वो दिए हुए हैं। और भाग 4A में क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है। इसका आर्टिकल नंबर कौन सा है और ये कब आई थी, ये 42nd अमेंडमेंट से आई थी, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए। 1976 में 42nd हमने अमेंडमेंट करा था और उस अमेंडमेंट के तहत हमने क्या करा था, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अब जो आपका आर्टिकल नंबर है वो कौन सा है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ, तो 51A आर्टिकल जो है आपका वो आपका जुड़ा हुआ है किससे, मौलिक कर्तव्य से, 51A, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य जब हमारे आए थे तो वो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति SSC कमेटी थी, आपकी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिसने कहा था कि मौलिक कर्तव्य जो है वो होने चाहिए। उसके बिहाफ पे हमने क्या करा था, फिर 42nd अमेंडमेंट करा था 1976 के अंदर और फंडामेंटल ड्यूटीज की स्थापना करी थी। एक नया भाग हमने बनाया था 4th A, नया आर्टिकल हमने स्टैब्लिश करा था 51A 51A, जिसके अंदर हमने मौलिक कर्तव्य को ऐड करा था। अब मौलिक कर्तव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो नागरिक है उनके लिए है या फिर सभी पर्सनस के लिए है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए ही है, सभी पर्सन्स के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, इनमें से कुछ अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ अधिकार जो है वो सबके लिए है, चाहे वो भारत के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक नहीं है। लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है, अन्य जो दूसरे देश के लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बताई हुई है, ठीक है। अब सवाल आता है मैडम ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कितनी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जब आपकी शुरुआत में आई थी 42nd अमेंडमेंट से, तब आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर हमने क्या करा था, 86th अमेंडमेंट लेकर आए थे हम, एक बार और हमने संशोधन करा संविधान में 2002 के अंदर। ये सारी डेट्स, सारे अमेंडमेंट, सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 2002 में हमने क्या करा था, 86th अमेंडमेंट करा था, जिसके तहत हमने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया था। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य अभी हमारे हैं और वो 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य था जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन जो है वो हर पेरेंट्स को देनी चाहिए, यानी कि हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो अभी हमारे एट प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप 10 को और 11 को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, जब मौलिक कर्तव्य आए थे तब तो 10 ही थे, 1976 में आए थे, मैंने अभी आपको बताया 1976 में आए थे 42nd अमेंडमेंट से, पर 2002 के अंदर हमने क्या करा था, 2002 के अंदर एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ लिया था और अभी एट प्रेजेंट में हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। कौन कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक सर्विस, यानी कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता जो है वो देता है, अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। तो आपका पहला मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार देता है। इस समानता के अधिकार में आपके आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल जो है, 5 अनुच्छेद जो है वो आपके राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार के अंदर बात करते हैं, जिसमें से आपसे पूछा है कि समानता प्रदान करना, अवसर की समानता जो है वो कौन सा अनुच्छेद जो है वो बात करता है। तो अवसर की समानता बात करता है आपका अनुच्छेद 16। आर्टिकल नंबर 16 जो है वो आपके अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र 18 से है ना 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले हमारी जो उम्र थी वो कितनी थी, वो हमारी 21 या 22 साल थी पहले, है ना, वोट करने की। फिर बाद में हमने इसको कम करके और 18 वर्ष कर दी कि भाई 18 साल तक के जो भी इंसान है वो अब वोट कर सकते हैं। तो ये पूछा है कि भाई कौन से अमेंडमेंट से हमने वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 वर्ष कर दिया, 61, 74, 42nd या फिर सेकेंड अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 61st अमेंडमेंट हुआ था। अब कौन से ईयर में हुआ था वो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आपका 61st वाला संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमने क्या करी थी, हमारी जो मतदान करने की उम्र है उसको कम करके हमने 18 वर्ष कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है,
व्हेन डिड पूना पैक्ट टेक प्लेस, यानी कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था, 1931 में, 32 में, 33 में या फिर 34 में। तो काफी इजी क्वेश्चन है। पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब इस पूना पैक्ट में हुआ क्या था भाई, इस पूना पैक्ट में आपके यहाँ पे है ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो देने की बात हुई थी। भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में थोड़े से क्लैशेस चल रहे थे। अंबेडकर बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, पर गांधी जी बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलने चाहिए। फिर बाद में रिजर्वेशन जो है वो दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं दिया था। ठीक है, तो ये हुआ था आपके पूना पैक्ट में, जो कि 1932 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? भाई भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था आपका 1942 से। ये सारी डेट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था तब कांग्रेस रेडियो जो है वो किसने ऑपरेट किया था? जयप्रकाश नारायण ने, अंबेडकर जी ने, उषा मेहता ने या फिर आपका आचार्य नरेंद्र देव ने? तो आपकी है ना उषा मेहता जो है इसका करेक्ट आंसर है। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो को ऑपरेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी उषा मेहता इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? 4 पुस्तकों में से बताना है कि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जितनी भी पुस्तकें हैं ये सारी आपकी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अब पुस्तकों के नाम काफी बच्चे पूछते हैं मैडम इंग्लिश में मत बताओ, हिंदी में बताओ, पर पुस्तकों के नाम आपको इंग्लिश में याद करोगे तो इजीली याद भी हो जाएंगे और आपको एग्जाम में पढ़ने में भी ईजी रहेगा। वरना क्या होता है कभी कभी आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो है, अब यहाँ पे आर्कटिक होम ऑफ वेदास है, पर इसको अगर कभी कभी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो होम का अर्थ जो है वो घर कर देगा, तो क्या हो जाएगा आर्कटिक घर का वेदा, है ना। तो ऐसे करके ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है हिंदी में, तो आपको जो किताबें हैं उसका नाम आपको इंग्लिश में ही लर्न करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि सारी किताबें जो है वो आपके तिलक से बिलोंग करती है, यानी कि तिलक ने सारी किताबें लिखी है। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, होम रूल मूवमेंट जो है उसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल मूवमेंट का? तो होम रूल मूवमेंट हुआ कब था? सबसे पहले तो 1916 के अंदर आपका होम रूल मूवमेंट हुआ था, जिसमें 2 बड़े बड़े आपके कौन से लीडर्स थे? एक तो थे आपके तिलक और एक थे आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट और तिलक जो है अपनी 2 अलग अलग होम रूल लीग जो है वो चला रहे थे 1916 के अंदर। अब इस लीग का मूवमेंट, इस लीग का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया को बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलानी है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, रैपिड इंडिपेंडेंस या फिर नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लिए स्वशासन हमको चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमको इंडिया के लिए, जिस वजह से आपका होम रूल लीग जो है वो हो रहा था। इसका क्या उद्देश्य था? भारत के लिए स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि 1928 की अध्यक्षता जो है वो किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी, आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पिताजी थे, या फिर आपका एम.ए. अंसारी ने करी थी, मदन मोहन मालवीय ने करी थी, या फिर सी.आर. दास ने करी थी? तो 1918 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी इसको किसने है ना, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपके है ना एम.ए. अंसारी ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर एम.ए. अंसारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1928 में जो आपकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको प्रिसाइड किया था एम.ए. अंसारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो आपका है ना जोड़ा है वो सुमेलित सही ढंग से नहीं है, वो आपको यहाँ पे पहचानना है। क्या बोला है, खुदीराम बोस जज किंग्सफुड, है ना, बरिंद्र कुमार घोष ढाका कॉन्स्पिरेंसी से जुड़े हुए हैं, तारकनाथ दास जो है वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, और लाला हरदयाल युगातर सर्कल से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है इसमें। तो आपके है ना बरिंद्र कुमार घोष जो है वो ढाका षड्यंत्र है ना अभियोग से जुड़े हुए नहीं है, बाकी सारे सही है। सुख है ना खुदीराम बोस जो है वो जज किंग्सफोर्ड से जुड़े हुए हैं, तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, लाल हरदयाल युगांतर है ना सर्क्यूलर से जुड़े हुए हैं, पर ऑप्शन नंबर बी जो है बरिंद्र कुमार घोष आपके है ना ढाका षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बरिंद्र कुमार घोष ढाका कॉन्स्पिरेंसी से जुड़े हुए नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही ढंग से सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, दलहीन लोकतंत्र के है ना
हाँ, सिद्धांत के समर्थन कौन थे, यानी कि थ्योरी ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी का सपोर्ट किसने किया था? लोहिया ने, नारायण ने, जेपी नारायण ने, नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयप्रकाश नारायण जो है, इन्होंने क्या कहा था? पार्टीलेस डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए कहा था। जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर बी जेपी नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? सप्तांग थ्योरी जो है वो किसने फॉर्मुलेट करी थी, यानी कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो है वो किसने तैयार करे थे? भीष्म ने, मनु ने, कौटिल्य ने या फिर अशोक ने? तो काफी इजी क्वेश्चन है। कौटिल्य जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जो है आपके चाणक्य जो है, इन्होंने यहाँ पे सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग थ्योरी क्या है? सप्तांग थ्योरी का नाम से पता चल रहा है, सप्त यानी कि 7 और अंग यानी कि आपके ऑर्गन्स। इन्होंने बताए थे राज्य के 7 अंग होते हैं, 7 ऑर्गन्स होते हैं। 7 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? स्वामी होता है आपका, अमात्य होता है, दुर्ग होता है, कोश होता है, दंड होता है। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोश, दंड होता है आपका, जनपद होता है और आपका मित्र होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंग जो है वो आपके बताए थे किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा था कि जो भी राज्य होगा उसके ये 7 अंग तो होंगे ही होंगे। स्वामी कौन है? स्वामी है आपका राजा, आपका किंग। अमात्य कौन है? अमात्य होते हैं जो मंत्री होते हैं, जो राजा की हेल्प करते हैं, वो आपके अमात्याज हैं। फिर आपका दुर्ग, दुर्ग क्या होता है? फोर्ट जो होता है, किला जो होता है, वो आपका दुर्ग हो गया। एक है आपका कोश, कोश यानी कि ट्रेजरी, कितना ट्रेजर आपने इकट्ठा करा है, कितना धन आपने इकट्ठा करा है। एक हो गया आपका दंड, दंड क्या है? पनिशमेंट। आप कुछ भी गलत करोगे राज्य में तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। एक हो गई आपकी जनपद, जनपद क्या है? आपकी पॉपुलेशन, आपकी जनता जो है उसको पॉपुलेशन कहा है, उसको जनपद कहा है। एक हो गया आपका मित्र यानी कि फ्रेंड। ये जो 7 चीजें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राज्य के लिए। और ये 7 चीजें क्या है? ये 7 आपके अंग है राज्य के, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक राज्य के लिए, जिसको यहाँ पे इन्होंने सप्तांग थ्योरी के नाम से बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में सॉल्व करे। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। काफी सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करा है, काफी सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे देखे, काफी सारे नई नई चीजों को हमने यहाँ पे देखी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ये हमारी आज की वीडियो थी। मुझे कमेंट करके बताना कि कितने सवाल आपके यहाँ पे सही हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।